गुड। जय हिंद डिफेंस वॉरियर्स, स्वागत है आपका जय जी डिफेंस वॉरियर्स में। और हमने जहाँ से टॉपिक मतलब ड्रॉप करा था वहीं से हम अपना टॉपिक लेने वाले हैं। बट उससे पहले मेरा आपसे क्वेश्चन है, पहले आप मुझे बताइए आपकी स्टडी कैसे चल रही है। आप अच्छे से स्टडी कर रहे होगे आई होप, एंड देन आपकी जो प्रिपेयरिंग है वो भी अच्छी चल रही होगी, राइट? आप कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिए एंड देन वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ये जो हमारा जो जे जी डिफेंस वॉरियर जो भी हम सब मेंबर हैं, हम इतनी मेहनत करते हैं और हमें क्या कहते हैं ना, उस मेहनत का वो नहीं मिल पा रहा है कि जो हमें चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें ये चीज जितना जितना लोग हमसे जुड़ेंगे, ठीक है, जितने से जितने बच्चे हमसे जुड़ेंगे हम उतना ही अच्छे से अच्छा करने करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इस वीडियो को लाइक शेयर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। तो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। तो हम पढ़ने वाले थे सड़क परिवहन। अगर हम सड़क परिवहन की बात करें, ठीक है, तो भारत में 46.9 लाख किलोमीटर जो सड़क मार्ग है, ठीक है। अगर हम बात करें यूएसए के बाद इस दृष्टि से जो भारत का विश्व में दूसरा स्थान थे किसमें, सड़क परिवहन में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर हम उसकी बात करते हैं कि सड़क परिवहन, तो जो सड़क मार्गों की जो लंबाई है वो यूएसओ की, भारत और चीन, और मतलब चीन है वो थर्ड स्थान पे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके। तो अब हमने सड़क परिवहन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, बट अब उससे पहले हम पढ़ेंगे जो राष्ट्रीय जलमार्ग है, हम इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। और हमने जो कल हमने जो टॉपिक्स पढ़े थे वो हमने बंदरगाह से रिलेटेड पढ़े थे। तो बंदरगाह का तो जो भी परियोजना थी वो सब था वो तो हमने देखा, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय जलमार्ग की। अगर राष्ट्रीय जलमार्ग की बात करें तो भारत में 20,000 किलोमीटर जो अंतर्देशीय जलमार्ग विद्यमान है, और इनका विकास करके जो यात्री है और जो मल परिवहन की जितनी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है, ये जलमार्ग नदियों एवं नहरों के ही रूप में किया जा सकता है, इसीलिए ही राष्ट्रीय जलमार्ग बनाया जाता है। और 1986 में क्या हुआ था, अगर 1986 में हम बात करें, 1986 में इसी उद्देश्य से जो अंतर्दशीय जलमार्ग प्राधिकरण है, ठीक है, जिसमें कि कुल टोटल 11 जल मार्गों को एक तरह से चिन्हित किया गया था। और उसमें से नेशनल हाईवे जो 1 है वो 1986 में गंगा से लेकर जो भागीरथी नदियों पर एक तरह से बनाया गया था, जो इलाहाबाद से हल्दिया तक, ठीक है, जो टोटल 1610 किलोमीटर की दूरी तय करता है। और ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग है, नेशनल राष्ट्रीय जलमार्ग 1, मतलब नेशनल वे 1, नेशनल हाईवे, ठीक है। अगर हम NW2 की बात करें, नेशनल हाईवे की, जो 1992 से 2 में बनाया था, इसे चिन्हित किया गया था ब्रह्मपुत्र नदी पर, जो सदियों से गुबारी जो ओशम के मध्य 89 191 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। और बात करें नेक्स्ट नेशनल हाईवे 3 की, जो केरल में 1993 एक जगह है जो है कोल्लम कट्टुपुरम नामक स्थापित किया गया था, और उसे चिन्हित किया गया था, जो चपकरा और उद्योग मंडल को भी इससे जोड़ता है। और इसकी जो कुल लंबाई है, वो जो लंबाई है वो 205 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और उसकी लंबाई है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अगर हम बात करें 16 अप्रैल 1853 की, अगर हम बात करें, जो बरिंदर के जो थाने के मध्य जो पहली यात्रा ट्रेन चलाई गई थी वो 34 किलोमीटर चलाई गई थी, जो बोरी बंदर को ही छत्रपति शिवाजी जो टर्मिनल से वहां तक के लिए, ठीक है। और जो पहली ट्रेन है वो कहाँ है, ग्रेट इंडियन जो पेना इंसुलर जो रेलवे कंपनी द्वारा चलाई गई थी पहली ट्रेन, ठीक है, ये कंपनी का नाम है ग्रेट इंडियन, ठीक है। और जो उत्तर भारत की ट्रेन जो ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया थी, वो जो रेलवे कंपनी द्वारा संचालित की गई थी उत्तर भारत की ट्रेन। और इसमें से जो आज़ादी तक, अगर हम आज़ादी की बात करें तो आज़ादी तक 5,300 किलोमीटर रेलवे ट्रक का निर्माण किया जा चुका था, और जिसमें आधा ट्रक लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बिछाया गया था। बिल्कुल सही बात है, लॉर्ड कर्जन काल में तो ट्रक बिठाया गया था। और जो एक थे जो कर्जन से पहले जो गवर्नर थे, उन्होंने ट्रेन की पटरी बनवाई थी। अब हम बात करते हैं रेल ट्रैक की लंबाई की दूरी की दृष्टि से भारत का
विश्व में कौन सा स्थान है? छठा स्थान है किसमें? रेल ट्रैक की लंबाई की दृष्टि से, ठीक है। पहले नंबर पे यूएसए, रूस, चीन, जर्मनी, कनाडा, भारत, ठीक है। और सड़क मार्ग पे सेकंड स्थान। और अगर बात करें एक ही संस्थान द्वारा संचालित भारतीय रेलवे विश्व की चौथी और एशिया की सबसे बड़ी रेल प्रभावी है, ठीक है। और रेल में कुल 13 लाख कर्मचारी हैं, जो केंद्र सरकार के कुल कर्मचारियों का 40% है। और अगर हम यूपी में बात करें, यूपी में सर्वाधिक 10,000 किलोमीटर रेल मार्ग है, जो 2014 में मेघालय भी रेलवे का मानचित्र में आ गया है। और मणिपुर में मात्र 1 किलोमीटर तथा मिजोरम में 2 किलोमीटर, अगर हम बात करें तो, ठीक है। मीटर गेज को एक तरह से बाइगेज से बदलने की योजना यूनी गेज कहलाती है। और अगर हम बात करें नेरो कोच के 3 ट्रक होते हैं, जो वर्ल्ड हेरिटेज सेट से भी शामिल है, वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। नॉरगेज के 3 ट्रक, जो एक कालका है शिमला दार्जिलिंग हिमाचल रेलवे, जो पश्चिम बंगाल में है, नीलगिरी रेलवे जो तमिलनाडु में है। और हम बात करें CSI, जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है, जो वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल है, और ये विश्व का चौथा स्थान है, ठीक है। अब बात करते हैं 1951 में रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया था, और दक्षिण रेलवे को पहला रेल जोन बनाया गया। और कलकत्ता मेट्रो में, कलकत्ता जो मेट्रो है उसमें सातवां जो नैनो जेन है। और उत्तर रेलवे जो ट्रक की लंबाई है वो दृष्टि से सबसे बड़े रेल जोन हैं, और जो मुंबई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन का संचालन करते हैं, ठीक है। और जो 1990 की बात करें, जो 1990 के दशक में एक नाम है मधु दंडवते ने इस प्रोजेक्ट की कल्पना की थी। और दोहा महाराष्ट्र से बेंगलोर कर्नाटका, जो 760 किलोमीटर एक लंबा ट्रैक है, इस पर पथ पर 2000 पुल और 92 मतलब कि सुरंगें हैं। और जो भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग वो जम्मू कश्मीर में परिपंजल श्रेणी में है, जहाँ पर बारमूला और काजीगुड़। और भारत की दूसरी सबसे बड़ी जो रेल सुरंग है वो कारकुड़ा, जो रत्नगिरी सीमा पे पथ से संबंधित 6.5 किलोमीटर तक है। अगर हम बात करें ब्रिदन, जो कोका रेलवे के क्या है सूत्रधार माने जाते हैं। अगर मेट्रो रेल की बात करें, जो 1972 में, अगर मेट्रो रेल की बात करें 1972 में जो कलकत्ता में पहली मेट्रो का संचालन किया गया, तब पश्चात दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, जयपुर, चेन्नई में भी मेट्रो ट्रेन प्रारंभ की गई। और बेंगलुरु की जो मेट्रो को नाम दिया गया था नमो मेट्रो के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। और जो 20 लाख, ठीक है, 20 लाख से अधिक आबादी वाले भी शहर को मेट्रो संचालन किया जा रहा है। और मेट्रो ट्रेन तो बहुत जगह मतलब स्टार्ट हो चुकी है, छोटे छोटे एरियाज में और सिटीज़ में, सब जगह अब स्टार्ट हो गई है। अगर हम बात करें डायमंड फ्राइट कॉरिडोर की बात करें, ये एक परियोजना है जो मालगाड़ी के लिए चलाई गई थी, और प्रारंभ में उसे डिफेक्टेड फ्राइट कॉरिडोर के नाम से जाना जाता था। और इसमें जो कुल 2 फ्राइट कॉरिडोर का निर्माण किया गया है, जो है पश्चिमी मतलब फ्राइट कॉरिडोर और पूर्वी फ्राइट कॉरिडोर। अगर पश्चिमी की बात करें तो ये दिल्ली को मुंबई से जोड़ता है, और दादरी में जे एंड डबल JNTT को जोड़ता है। और इसके माध्यम कुल 4,499 किलोमीटर की दूरी तय की है। और जो जेसिका है के सहयोग से डॉलर निर्माण किया जा रहा है। और इस ट्रक की कितने औद्योगिक क्षेत्र की भी स्थापना की जाएगी। अगर हम बात करें पूर्वी, जो दिल्ली से कोलकाता को जोड़ा जाना है। और जो क्या है कि जो मतलब इसमें एक नाम है, एक मिनट में इसे थोड़ा ना जूम, ओके, तो ये लुधियाना लिखा था, ठीक है। जो पूर्वी फ्राइट कॉरिडोर है, जो दिल्ली से कोलकाता को जोड़ता है, और लुधियाना से दानपुरी के माध्यम कुल 1,800 किलोमीटर की दूरी इस कॉरिडोर के निर्माण में और जो विश्व बैंक के सहयोग से लिया जा रहा है। अगर अब हम बात करते हैं सड़क परिवहन की, तो हमने बात की सड़क परिवहन में जो यूएस है वो पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे यूएसए है, वो अपना भारत है, तीसरे स्थान पर चीन है। अगर हम बात करें, इसे 3 श्रेणियों में बांटा गया सड़क परिवहन को, नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य स्तरीय राजमार्ग और स्थानीय सड़क। अगर हम नेशनल हाईवे की बात करें, जिसकी कुल लंबाई 80,800 किलोमीटर, राष्ट्रीय जो राजमार्ग है वो कुल सड़क मार्ग का 2% से भी कम है। और बात करें कुल सड़क परिवहन का, जो 40% इन्हीं से संचालित होता है। और सबसे लंबा राष्ट्रीय जो राजमार्ग है
NH7 है, ठीक है, जो वाराणसी से कन्याकुमारी के मध्य है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु से ये होकर गुजरती है, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। अगर हम बात करें स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, ये कुछ परियोजनाएं जो मतलब परिवहन की उसमें चलाई गई थी, ठीक है, जो मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को आपस में जोड़ा गया। और अगर बात करें उत्तर दक्षिण गलियारे की, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी और पूर्व पश्चिम गलियारे की बात करें पोरबंदर से सिलवर, और ये दोनों ग्वालियर एक दूसरे को एक तरह से झांसी में काटते हैं, और झांसी को राष्ट्रीय राजमार्ग का एक चौराहा कहा जाता है, और जो नागपुर जिसे जीरो मिल स्टोन भी कहा जाता है, ठीक है। और इसका जो मास्टर महाराजा है वो निजी क्षेत्र आज भारत के कुल हवाई यातायात का 60% संपन्न कर रहा है। और जो भारत में कुल अगर बात करें 14 निजी एयरलाइंस कार्य करते हैं। जो जेट एयरवेज सबसे बड़ी हवाई सेवा है, और दुर्गम क्षेत्र को हवाई यातायात उपलब्ध कराने के लिए 1981 में एक वायु रूट का गठन किया गया था, ठीक है। और अगर बात करें इंदिरा गांधी हवाई अड्डे की बात करें नई दिल्ली, और सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें अहमदाबाद, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ, वास्को डी गामा हवाई अड्डा गोवा, और जो है बीना मक्कम हवाई अड्डा चेन्नई, और स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा रायपुर, और बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची। और अब हम बात करने वाले हैं विश्व जलवायु प्रदेश की। अगर हम बात करें जो मौसम किसी क्षण विश्व में वायु दाब, वर्षा और आर्द्रता का एक सम्मिलित परिणाम है, जो परंतु जो जलवायु मौसम का एक दीर्घकालीन औसत है, जो मौसम की दशाओं को जलवायु निर्धारण के लिए प्रयोग किया जाता है। जलवायु की बात करें तो जलवायु में बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं। तापमान हो गया, आर्द्रता, वर्ष, उच्चवाचन और वनस्पतियां, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारा भूमध्य रेखा। जो भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर तथा 5 डिग्री दक्षिण में इस क्षेत्र का विस्तार किया गया है। जो अमेज़न घाटी में इसकी सर्वाधिक क्या है, विस्तार है। और वर्ष भर सूर्य की जो किरणें वो इस पर लंबवत पड़ती है, मतलब जो सूर्य की किरणें जो भूमध्य रेखा है, जो अमेज़न घाटी है, ठीक है, इस पे एक तरह से सीधी पड़ती है। जहाँ पे रेखा सीधी पड़ती है ना, वहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, और जहाँ रेखा तिरछी पड़ती है वो शीत देश होता है, ठीक है। और जो इसका तापमान मात्र 6 डिग्री सेल्सियस होता है, और दिन रात की लंबाई बराबर होती है। और इसमें ना वही हमने बात करते हैं, लंबवत है तो गर्मी है, अगर तिरछी है तो शीत है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं उष्ण मानसूनी प्रदेश। जो दोनों गोलार्ध में 8 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के नाम उपमहाद्वीप के मध्य पूर्वी भाग या प्रदेश पाए जाते हैं, और इस क्षेत्र में उनके प्रकार के चक्रवात आते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं हम, उष्ण मानसूनी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं जो हमारे हैं सहारा, कुल 1 मिनट क्या नाम है इसका, हम जो जूम कर लेते, सहारा तुल्य प्रदेश की बात करें जो दोनों गोलार्ध में, ठीक है, 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीप के पश्चिमी भागों में सहारा तुल्य प्रदेश का विस्तार है। और उत्तरी अफ्रीका में जो सहारा का जो प्रसिद्ध मरुस्थल है वो विश्व में सर्वाधिक तापमान, ठीक है, जो इसी क्षेत्र में पाया जाता है। तिबिया जो कि मलजूजिया में है, और कैलिफोर्निया, मित्र घाटी पाकिस्तान में, जोकाबाद। अगर हम बात करें, और इस क्षेत्र में जो औसत वार्षिक वर्ष 10 सेंटीमीटर है। अगर हम बात करें धूल भरे जो अखंड चलते हैं, जिन्हें धूल दानव या मतलब डस्ट के नाम से भी जाना जाता है, और इससे एक तरह से सत कठिनाइयों का प्रदेश कहते हैं, क्योंकि इसमें जो काला गुर्जी तथा गुलगाड़ी ऑस्ट्रेलिया के होने सोने की जो प्रसिद्ध खाने इसी क्षेत्र में हैं, ठीक है। और इस क्षेत्र के आदिवासी जो है वो है बुशमैन, हटनटाट और बद्दू। अगर हम बात करें भूमध्य रेखा प्रदेश की, जो दोनों गोलार्ध में 30 डिग्री से 48 डिग्री के मध्य महाद्वीप का पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं, और भूमध्य सागर के चारों ओर इनका सर्वाधिक विस्तार है। और इस प्रदेश में शीतकाल में भी वर्षा होती है, और जो सिरोए, थाई, सी, नारदर्श, सटमान इस क्षेत्र में निवास करते हैं। और इस क्षेत्र में जो मिस्टल और बेरो जैसी ठंडी पवनें प्रभावित होती हैं, और इस क्षेत्र को पश्चिमी का प्रदेश के नाम से जाना जाता है, परिश्रम का प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यहाँ क्षेत्रफल उद्गम और शराब का हृदय प्रदेश भी कहते हैं। बात करें चीन तुल्य जलवायु प्रदेश की,
जो ये जलवायु प्रदेश है गोलार्ध में 30 डिग्री से 40 डिग्री तक एक तरह से फैला हुआ है, मतलब 30 डिग्री से 40 डिग्री तक फैला हुआ है महाद्वीप में। ठीक है, ये ध्यान रखना, जहाँ पर चावल, चाय और रेशम का जलवायु में सर्वाधिक उत्पादन होता है। और इसीलिए ही चीन में चाय का बहुत बड़ा है। बात करें ईरान तुल्य जलवायु प्रदेश की, जिसका जो विस्तार है वो महाद्वीपों के आंतरिक भाग में 30 डिग्री 40 मध्य देशों में, मतलब एक तरह से इनका कॉन्टेक्ट है। ठीक है, अब हम बात करें तुरंत तुल्य जलवायु प्रदेश, जो दोनों गोलार्ध में 30 डिग्री से 40 डिग्री से है। ठीक है, और इसके माध्यम भाग में पश्चिम यूक्रेन से लेकर उत्तर पूर्व चीन तक इनका विस्तार है। ठीक है, जो तुरान तुल्य जो है परियोजना, और जो शीत ऋतु में अत्यधिक ठंड लेकिन जो ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी पड़ती है, और दैनिक तापमान उच्च होता है और वर्षा कम होती है, और घासों के मैदान पाए जाते हैं। स्टेपिज घास का मैदान हो गया, पंपस घास का मैदान हो गया, प्रेरी घास का मैदान, डाउन्स घास का मैदान और वेल्स घास के मैदान। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। अब बात करते हैं पश्चिम यूरोपीय जलवायु प्रदेश की, जो कि एक तरह से महाद्वीपों के जो पश्चिमी भाग, जो 45 डिग्री से 65 डिग्री, जो दोनों गोलार्ध में क्या कहते हैं एक तरह से पाए जाते हैं, और जिसे कि 3/4 जो वर्षा का एक तरह से शीत ऋतु में होती है। और फ्रांस गेहूं उत्पादन तथा नीदरलैंड बागवानी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अगर बात करते हैं पेरी तुल्य प्रदेश की, जिसका विस्तार 45 डिग्री से 60 डिग्री दोनों गोलार्ध में है, और इस प्रकार की जलवायु को महाद्वीपीय मकर की जलवायु कहा जाता है। और जो ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी तथा शीत ऋतु में अत्यधिक ठंडी होती है, और इस क्षेत्र में जो पूर्व में पश्चिम की ओर चलने वाले चक्रवात पाए जाते हैं। अगर हम बात करें तिब्बत तुल्य प्रदेश की, जो तिब्बत समुद्री तल से 4000 मीटर ऊंचाई पर एक पठार के रूप में पाया जाता है, और दिन में कड़ी धूप जाती है और रात में अत्यधिक ठंड होती है, और शीत ऋतु अत्यधिक ठंडी होती है। और अगर हम तिब्बत के पठार, पेरू का पठार और बात करें बोलीविया का पठार, ऐसे ही प्रमुख स्रोत हैं जहाँ वर्षा कम होती है और वर्षा का अभाव होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, जो तिब्बत तुल्य प्रदेश है। अब हम बात करते हैं इनमें जो है टेंगो प्रदेश है, साइबेरिया तुल्य प्रदेश है, तट प्रदेश है। ये सब एक प्रदेश है जो सड़क जो राष्ट्रीय जलमार्ग है और जो भारत की जो जलवायु है उनसे रिलेटेड है। ठीक है, ये एक बार आप पढ़ लीजिएगा, ये इतने इम्पोर्टेंट तो नहीं है बट फिर भी। अब लास्ट है हिमाचल प्रदेश, जिसका विस्तार दोनों ध्रुव पर तथा 45,000 मीटर से ऊंचे पर्वत की जो हिमाचल प्रदेश है, ये क्षेत्र वर्ष पर हिमाचित रहते हैं और कोई वनस्पति नहीं पाई जाती, क्योंकि मानव विकास नहीं पाया जाता। कहाँ पे नहीं पाया जाता? हिमाचल प्रदेश में, ये ध्यान रखना। अगर बात करते हैं हम फेलोरा और फेना के संरक्षण की बात करते हैं हम, जो भारत में जो फेलोरा और फेना का जो संरक्षण है, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। जो 1972 की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, 1972 में एक वन्य जीव संरक्षण कानून पारित किया गया था, जो जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त ये समस्त भारत में लागू हुआ था, जो फ्लोरा और फेना का मतलब संरक्षण के लिए, और जो वन्य जीव संरक्षण है ऑल्सो उनके लिए भी। और 1986 में जो पर्यावरण सुरक्षा कानून लागू किए गए थे, जो पर्यावरण से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण कानून थे। ठीक है, जो सुब्रमण्यम एक समिति है, उसे उनकी सिफारिश के आधार पर एक इन्वायरमेंट लॉ मैनेजमेंट एक्ट लागू किया जाना है। और ये एक जो था वो एक तरह से इसे अम्ब्रेला एक्ट भी कहते थे। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, अम्ब्रेला एक्ट क्या था। तो अम्ब्रेला एक्ट क्या है, अगर आ गया क्वेश्चन में, तो ये एक्ट जो है वो इन्वायरमेंट लॉ मैनेजमेंट एक्ट लागू किया जाना है, जो कि वन्यजीव संरक्षण और फेलोरा और फाना के संरक्षण से रिलेटेड है। अगर हम बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, जो 1973 में यूनेस्को द्वारा मैनेड बायोस्फीयर प्रोग्राम प्रारंभ किया गया था, और इसके तहत फेलोरा और फेना को संरक्षण प्रदान करने के लिए 69 जो बायोस्फीयर रिजर्व है जो चिन्हित किए गए हैं। ठीक है, इनमें भारत के भी 10 बीएसआर शामिल है, और भारत के बीएसआर की जो कुल संख्या है वो टोटल कितनी है? 18। और जो बीएसआर की जो कुल संख्या जो 18 है, उनके यहाँ पे देश, उनके नाम है नीलगिरी, नंदा देवी, नोकरेक, मन्नेर की खाड़ी, सुंदरवन, सिमलीपाल, देहन, दबंग, अचनकमार, अमरकंटक, ग्रेट निकोबार और अगस्त मलाई। ठीक है, ये ध्यान रखना आप।
अब नेक्स्ट हम बात करने वाले बायोस्फीयर के 3 भागों को डिवाइड किया गया बायोस्फीयर में। एक है केयर जोन, बफर जोन और ट्रांसटेशनल जोन। अगर हम केयर जोन की बात करें, ये सर्वाधिक संवेदनशील होते हैं और ये बीएसआर का एक केंद्रीय भाग है जहाँ कोई भी बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, अगर बफर जोन की बात करें तो बफर जोन क्या है, तो बफर जोन एक कृत्रिम गतिविधियां प्रतिबंध होता है जो कि बाहर के क्षेत्रों के लिए है। बात करते हैं हम ट्रांसनेशनल जोन, जो ये सबसे भारी क्षेत्र के लिए, जो नीलगिरी 1986 में पहले बीएसआर घोषित किया गया और फिर नीलगिरी के तहत शेर की पूंछ वाले बंदर यहीं पाए जाते हैं और शांत घाटी का, जो शांत घाटी कहते हैं, और वो इसी का ही हिस्सा है नीलगिरी का। नंदा देवी की बात करें, जो उत्तराखंड में फूलों की घाटी किसे कहते हैं, उत्तराखंड को कहते हैं, और इसी का ही एक भाग है, और जिसमें कि 300 प्रकार के फूल पाए जाते हैं। और 1931 में जो फ्रैंक समित ने फूलों की घाटी की खोज की थी, और जिसका क्षेत्रफल उन्होंने बताया था 87 किलोमीटर पर स्क्वायर, और जहाँ पर हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग, सुनहरे काले बाज और इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। नौकुर की बात करें, जो केरो हिल्स मेघालय में एक सिंग वाले गेंडे पाए जाते हैं। मानस नेशनल पार्क जो असम में है, जहाँ पे बाघ, हाथी और गेंडे तीनों पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करें जंगली बाघों के लिए जाना जाता है कौन सा, यही जो अभी हमने बात करा था, क्या नाम है इसका, ये जो नेशनल पार्क के अभी हमने जो बात की जो असम में, हाँ मनसा नेशनल पार्क जो असम में है। ठीक है, और ये जो है वो 15,000 किलोमीटर पर स्क्वायर में स्थित सबसे बड़ा एक बीएसआर है। अब बात करते हैं कोल्ड डिजर्ट की, अगर हम बात करें, जो हिमाचल प्रदेश के लाहेल और समिति जिले से स्थित है। ठीक है, मतलब इनसे रिलेटेड है। अगर हम बात करें सोसाचलम, आंध्र प्रदेश में चित्तूर और कड़प्पा जिलों में है। अगर हम बात करते हैं पन्ना, जो मध्य प्रदेश है, जो सबसे छोटा बीएसआर जो 40-56 किलोमीटर है और केन नदी की घाटी में स्थित, और हुगली हिरण में बाघ के लिए जाना जाता है। सिंपलीपाल की बात करें, जो ओडिशा में है, जो हाथी, बाघ और गेंडे के लिए जाना जाता है। अगर डिब्रू सेखोवा की बात करें, जो ओसम और ड्रिगबड में है। देहंग देवंग की बात करें, जो अरुणाचल प्रदेश में, ब्रह्मपुत्र यहीं से भारत में प्रवेश करती है। कहाँ से ब्रह्मपुत्र प्रवेश करती है भारत में, अरुणाचल प्रदेश है। कंचनजंगा जो सिक्किम में है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, और इसे सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। बात करते हैं उत्तर पठार का मैदान, प्रियदीप पठार। ठीक है, प्रियदीप पठार क्या होता है, ये गोंडवन लैंड की एक भाग है जो विश्व की प्राचीनतम चट्टान में है। इसे 6 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। आक्रांत तंत्र की जो चट्टानें होती हैं, इस चट्टान में नीज और शिष्टाचार निर्मित है, जो बुंदेलखंड, बिल्लिरी, कर्नाटका, बंगला, नीलगिरी में इनका विस्तार किया गया है। बात करें मैंग्रोव व कच्छ वनस्पति की, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इसे दलदली ज्वार भट्ट वनस्पति भी कहा जाता है, जो सुंदरवन में इसका जो सर्वाधिक विस्तार है होने के कारण इसे सुंदरवन के नाम से भी जाना जाता है। ये ध्यान रखना, मैंग्रोव जनजाति और चोल वन। ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, ये लास्ट ही है क्या, चलो हमारा जो जियोग्राफी वो लास्ट हो गया है, देखो ये ऊपर नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये लास्ट हो गया। ठीक है, चोल वन जो शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति है, शीतोष्ण कटिबंधीय, और ये जो बात ध्यान रखनी है, जहाँ पर सूरज की किरणें, ये हमारा सन मान लो, ये हमारी एक तरह से पृथ्वी मान लो, जहाँ पर सूरज की किरणें, ये कुछ सूरज की किरणें हैं, जहाँ पर सूरज की किरणें लंबवत होती हैं वहाँ गर्मी ज्यादा होती है, जहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं वो शीतोष्ण होते हैं। ठीक है, शीत होती है वहाँ पर, ये ध्यान रखना। अब इसी के साथ हमारा जियोग्राफी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और उसी के साथ मैं आपसे ये कहूँगी कि वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो लाइक करें, और क्योंकि जितने से, और शेयर भी करें साथ, क्योंकि जितने स्टूडेंट हमसे जुड़ेंगे ना, हमें जो अंदर से, जो हमारे अंदर क्रेज होगा वो आपके लिए ही होगा, ना कि हमारे लिए। हमारे लिए तो ये है कि हमें तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम, आप, मतलब हम खुद, मतलब तैयारी भी करते हैं, पढ़ाते भी हैं, और जो डिफेंस वॉरियर्स है हमारा पूरा, ठीक है, वो बहुत स्ट्रगल कर रहा है और उसे आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने के लिए अगर आपका हमें सपोर्ट मिलेगा ना, हम आपको तो खुद ही सपोर्ट कर रहे हैं और आगे भी आपको सपोर्ट करते रहेंगे, और देन जो हमारा कंटेंट है, ठीक है, और उसके ही अकॉर्डिंग हम बहुत अच्छे से मतलब स्टडी करवाएंगे आपकी, और हम आपको फुल तरीके से
जैसे हमसे होता है हम आपके लिए पूरी हेल्प करेंगे, ठीक है। और जो एनटीए वाले बच्चे हैं उनका भी एग्जाम आने वाला है, और जीडी वाले बच्चे हैं इनके अभी तो फॉर्म नहीं निकले बट निकलने वाले हैं। तो आप दोनों अपनी प्रिपेयरिंग करते रहिए, और जो भी अदर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं साथ में वो भी प्रिपेयर करते रहिए, ठीक है। इसी के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना मत भूलना, ठीक है, इसे जरूर करना, ठीक है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, देन हैप्पी इंडिपेंडेंस।